हेलो फ्रेंड्स, मैं नमज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5वां सबक समाप्त किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेहतरीन अफसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे भारी पूंजी है और जो आप नहीं जानते वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। इस बुक का जो छठा सबक है वो है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ था, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था, वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। मैंने जवाब दिया, आपकी शैली बहुत बढ़िया है, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? उसने धीरे से कहा, मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैंने उत्साह से कहा, हाँ बिल्कुल। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉर्पोरेशन के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका कैरियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे कोई बिक्री सीखने के लिए कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने इनकार में सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे यह सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपल से नफरत है, वे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने इसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पैड पर लिए थे। मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या आप इसे देख सकती हैं? उसने दुविधा में कहा, क्या? उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। मैंने धीरे से कहा, इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। उसकी आंखें फैल गई। मैंने कहा, मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया था, आपके पास एमए की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगी। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। उसने तैस में कहा, यह ठीक नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट समेटे और कांच के बड़े दरवाजों से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहाँ के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि क्या गड़बड़ थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उस शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं।
चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे यह यादगार वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा। पैसों के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वह युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वह बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपी राइटिंग के भी कुछ कोर्स कर लेता। फिर अखबार में नौकरी करने की बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वह यह सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वह जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह वह सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाएं। फिर रात को और वीकेंड्स पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वह इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय बाद वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं प्रकाशित हुई तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही पुस्तकें बिकेंगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ। अगर मैं शिक्षा का समर्थक नहीं होता तो दकियानूसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे 3rd मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर फ्लीट पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक अच्छा कैरियर था, लेकिन मैंने 6 महीने के बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाना या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में भी सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसलिए डॉक्टरेट मिलने पर वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे ठीक इसका उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बरसों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग का भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हों तो हम उनके साथ बैठें। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें।
जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे कैरियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थी, छुट्टियां काफी थी और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाजों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने की बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रहूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश में यूरोप में नहीं, एशिया में है। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार लोगों, कारोबारी शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा था, अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारे पेट में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जीरोक्स कॉर्पोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था और वह कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जीरोक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपल का काम काफी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जीरोक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से उबर नहीं गया। जब मैं बिक्री में शीर्षस्थ 5 सेल्स पीपल में लगातार आने लगा तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए ही तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी कि तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है। चूंकि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं, वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाह के स्तरों को देखें तो मैं कहूंगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, सुरक्षित नौकरी खोजो।
ज्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अक्सर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवाओं को यही सलाह देता हूँ कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे सड़क पर आगे देखें कि उन्हें कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे चूहों की तरह धातु के छोटे पहियों में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे रोमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं, पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन कल सुबह भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे, नौकरी। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में बहुत से बेहतरीन संवाद हैं। शायद सबसे यादगार संवाद है, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज्यादा सच्ची मानता हूँ। यह उस दृश्य में आई थी जहाँ टॉम क्रूज कंपनी छोड़कर जा रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरे फिल्म का सबसे सच्चा कथन था। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षित डैडी हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वे दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? उस छोटे चूहा की तरह मेहनत करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है, उनका भविष्य कैसा होगा। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग स्कारफिल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, यह सिल्वर बुलेट क्या होता है? आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।